नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस वन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम 5 क्वेश्चन करते हैं एसएसटी के, और उस चैप्टर से आने वाले उन सभी क्वेश्चनों से हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे धीरे धीरे। तो ऐसा ही अब हमने एक चैप्टर और खत्म कर लिया है, और उस चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। इसके साथ में उद्योग का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक दो वो मैंने उठा लिए। तो आपके ये दोनों चैप्टरों के साथ साथ क्लास 8th की जो आपकी जियोग्राफी की बुक है वो पूरी की पूरी अब आपके खत्म हो चुकी है। तो आपकी जो जियोग्राफी है उसकी क्लास 8th आपने कंप्लीट पढ़ ली है अब, ठीक है। 8th क्लास ये आपने कंप्लीट पढ़ ली है। अब आपको कोई भी 8th क्लास की जियोग्राफी से क्वेश्चन की टेंशन नहीं रहेगी अगर आपने पिछली क्लासें कर ली हैं तो। इससे पहले मैंने आपको पहले थ्योरी में पढ़ाता था, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते थे, और जो थ्योरी से मेन पॉइंट होते थे वो मैं आपको बताता था। लेकिन मैंने सोचा उन मेन पॉइंटों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पेपर में होता क्या है कि बच्चे पढ़ तो अच्छे से लेते हैं हर एक जगह से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसलिए आपके लिए मैं पहले डेली 5 क्वेश्चन देता ही हूँ, सुबह सुबह आपको मिल जाते हैं। अब उन 5 क्वेश्चनों की जो थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी अगर रह जाता है वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताकर उस पूरे चैप्टर को खत्म करवा देता हूँ। जो जो उस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है वो मैं आपको उस क्वेश्चन के साथ ही देता हूँ। जो बच्चे डेली उन 5 क्वेश्चनों को कर रहे हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि उन क्वेश्चनों के अलावा उस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी जाता है उस चैप्टर से तो आपको उस पूरे चैप्टर की पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो ये रही सारी बातें। अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो ये जो हमारा चैप्टर है मानव संसाधन और उद्योग, इन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको डेली यूट्यूब पर मिले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व के 60% लोग सिर्फ कितने देशों में रहते हैं? यानी कि 100 में से 60 लोग सिर्फ कितने देशों में रहते हैं, ये क्वेश्चन आया है। 60% का मतलब आप अच्छे से समझिए होगे, 100 में से जितने भी होंगे वो उतना होगा उसका परसेंट, ठीक है। तो 60% लोग मात्र 10 देशों में रहते हैं। तो 10 देशों में पूरी दुनिया के 60% लोग रहते हैं, और उन 10 देशों के नाम आप जानिए। सबसे पहला है हमारा देश भारत। भारत में सबसे ज्यादा पूरे विश्व की जनसंख्या रहती है। अब तक वो 145 करोड़ हो चुकी है, उसके बाद भी वो बढ़ रही है। तो भारत इसमें नंबर 1 पर है। अब दूसरा आता है चीन। चीन के बाद यूएसए। यूएसए यानी कि अमेरिका। 4 नंबर पे है इंडोनेशिया। 5 नंबर पे है ब्राजील। 6 नंबर पे है पाकिस्तान। 7 नंबर पे बांग्लादेश। 8 नंबर पे नाइजीरिया। 9 नंबर पे रूस, और 10 नंबर पे जापान। ये आपके 10 देश हैं। इन 10 देशों से आपकी 60% जनसंख्या पूरे विश्व में रहती है। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो हर एक देश में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये इसका पूरा इनने ओवरऑल औसत निकाल के बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या के कितने लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं? तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में कितने लोग रहते हैं ये बात पूछिए, कि जो टोटल जनसंख्या है पूरे विश्व की उसके। तो 3/4 लोग एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। तो जैसे कि 3/4 का मतलब हो गया आपका, आप 3/4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 75% आएगा। तो 75% लोग यानी 100 में से 75 लोग, अगर पूरी दुनिया में 100 लोग होंगे तो उनमें से 75 लोग एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रह रहे हैं। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो 3/4 याद रखिए और 75% ये दोनों ही आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन क्या है? तो राष्ट्र का मतलब यहाँ पर देश से है। तो एक देश का सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल तभी महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। अगर वो लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगी तो कितनी भी अच्छी चीज हो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संसाधन होगा वहां के लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल होगा अगर, तो उस 1 किलोमीटर के एरिया में ये बताना है हमको कितने लोग भारत में रहते हैं, और ये एवरेज बताना है हमको इसका। तो एवरेज का मतलब ये है कि चाहे किसी जगह पर 1 वर्ग किलोमीटर में 2 लोग हों,
और किसी जगह पर 1 वर्ग किलोमीटर में 100 लोग हों, तो उन सबका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो उस तरीके से ये पूछा है, कम ज्यादा नहीं, टोटल ओवरऑल 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति होंगे। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत की जनसंख्या की जो घनत्व है वो उसका औसत निकल कर आता है। तो जनसंख्या घनत्व का औसत आप समझ गए होंगे कि अगर जितने भी व्यक्ति हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, वो वहां का क्या हो जाएगा, जनसंख्या का औसत घनत्व हो जाएगा। तो भारत का आप याद रखेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं पूरी दुनिया पर, अगर जनसंख्या के औसत घनत्व की हम बात करें तो यानी कि 51 लोग पूरे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रह रहे हैं, ये उसका औसत निकल कर आ गया। आप जितना अपनी भाषा को आसान बना सकते हो उतना ही आपके लिए एग्जाम में उसको रिकॉल करना होगा। जैसे कि आप कोई चीज पढ़ते हो, याद करते हो, रिवीजन करते हो, तो वो चीज आपके काम में तभी आएगी जब वो आपको एग्जाम में ध्यान रहेगी। एग्जाम में आपको तभी ध्यान रहेगी जब वो आप किताबी रूप से भाषा को ना समझकर अपने आप जो खुद से भाषा बनाएंगे उससे समझेंगे, वो आपको हमेशा याद रहेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें, और अगर आपको मेरे द्वारा समझ में भी दिक्कत हो रही है तो खुद से बनाएं। हालांकि कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सरल और सहज भाषा का उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है। अब ये दो चीजें होती हैं, एक होती है निर्यात और एक आयात। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना किया जाता है। पहले तो आप निर्यात और आयात का मतलब समझिए। निर्यात और आयात, निर्यात का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो चीज हमारे देश में बहुत ज्यादा है उसको हम दूसरे देशों में बेचेंगे, क्योंकि हमारी जरूरतों की तो पूर्ति कर ही रही है वो। अगर हम उसका इधर उधर निर्यात नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो निर्यात करते हैं हम दूसरे देशों में उसको भेजकर। तो अपने देश से दूसरे देश में कोई चीज भेजी जाती है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश में भेजना कह दीजिए या बेचना कह दीजिए, ठीक है, ये कहलाता है निर्यात। एक देश से दूसरे देश में बेचना, क्या बेचना, कोई भी वस्तु। तो कोई भी वस्तु आपकी हो, कोई भी वस्तु, ठीक है, जरूरी नहीं कपड़े हो, कोई मसाला, जैसे भारत में पहले मसाला बहुत होता था, उसकी वजह से अंग्रेज आते थे। तो कोई भी वस्तु एक देश से दूसरे देश में अगर हम बेचेंगे तो वो कहलाएगा निर्यात। अब बात करते हैं आयात की। तो आयात क्या होता है, आयात का भी आप यही पॉइंट पहले रखिए, कोई भी वस्तु एक देश से दूसरे देश में खरीदना। अगर एक देश से हम दूसरे देश में खरीदेंगे तो यानी कि वो वस्तु हमारे देश में आ रही है। तो अगर वो वस्तु आ रही है तो मतलब आयात, हमारे देश में आ रही है तो आयात। एक देश से दूसरे देश के लिए खरीदना, ठीक है, के लिए खरीदना, ये हो गया आयात। जब वो चीज हमारे देश में आ रही है तो आयात, और आयात का उल्टा होगा निर्यात, यानी कि वो हम यहाँ से अपने देश से बेचकर दूसरे देश में भेज रहे हैं। तो ये हो गया आयात और निर्यात का मतलब। अब आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है। तो जितना भी वस्त्र उद्योग होता है उससे जितना भी उत्पादन होता है वस्त्रों का, उसका कितना निर्यात किया जाता है, कितना हिस्सा, 1/3, यानी कि 100 में से 33 वस्त्र हम कहां पर, विदेशों में उनको बेच देते हैं। तो ये कहलाता है निर्यात, अपने देश से दूसरे देश में बेचना। अगला क्वेश्चन दिया है, युवा आश्रित लोग का आयु वर्ग क्या है। तो युवा आश्रित लोग का आयु वर्ग होता है 15 साल से कम। अब यहाँ पर ये शब्द दिया है युवा आश्रित लोग। युवा का मतलब आप सबको पता है, यानी कि यंग, यूथ, और आश्रित का मतलब जो किसी और के ऊपर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो। तो ऐसी कौन सी यूथ की आयु वर्ग है जो अभी अपने माता पिता या पेरेंट्स पर या फिर उसके जो भी गार्जियन है उन पर वो डिपेंडेंट होती है, तो वो 15 साल से कम तक की उम्र के लोग युवा आश्रित लोग
कहलाते हैं। ये उनकी आयु का वर्ग है 15 साल से कम। अगला क्वेश्चन दिया है वृद्ध आश्रित लोग का आयु वर्ग क्या होगा। तो वृद्ध आश्रित का मतलब वृद्ध माने ओल्ड, जितने भी लोग बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी एक उम्र का वर्ग पूछा गया है कि किस उम्र से ऊपर के लोग वृद्ध आश्रित लोग कहलाएंगे। तो वो है 65 वर्ष से अधिक। 65 वर्ष से अधिक होते हैं तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, वृद्ध आश्रित लोग। तो ये उनकी आयु का वर्ग हो गया। 65 साल से ऊपर जितने भी होंगे वो सभी वृद्ध आश्रित वर्ग में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कार्यरत आयु वर्ग क्या होगा। कार्यरत यानी कि जो एक्टिव होगा, जो अपना वर्क कर पाएगा, जो अपनी डेली की दिनचर्या है उसके लिए, अपने सभी परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए काम करेगा, मेहनत करेगा, वो उसकी एक आयु वर्ग होगा। तो वो कितना होगा, आपने युवा आश्रित का पता कर लिया, 15 साल तक, 15 साल से कम तक के युवा आश्रित वर्ग होगा, और जो वृद्ध आश्रित वर्ग है वो 65 साल से ऊपर। तो इन दोनों के बीच वाला पूरा कार्यरत आयु वर्ग होगा, यानी कि 15 से 65 वर्ग के बीच के लोग कार्यरत आयु वर्ग में आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया। तो जो भारत सरकार के अधीन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया गया वो किया गया था 1985, 1985। तो ये आपको सन याद रखनी है। इससे आज हमने अपना पूरा ये चैप्टर खत्म कर लिया, मानव संसाधन और उद्योग। अब बात करते हैं, ये दो चीज लिखी है, आप्रवास और उत्प्रवास। ये भी जनसंख्या का ही, मानव संसाधन वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है और एक तरीके की ये परिभाषा है। आपसे सीधे सीधे ये चीज पेपर में पूछी जा सकती है। तो आप्रवास का मतलब आने वाला, आ से आने वाला। आप पहला अक्षर पकड़ेंगे आ, तो आने वाला यानी कि हमारे देश में जो आकर प्रवास करेगा तो वो कहलाएगा आप्रवास। तो देश में आकर रहने वाला व्यक्ति, जो देश में आकर रहेगा वो कहलाएगा आप्रवास। क्या किया है उसने, आप्रवास किया है, नए देश में आकर वो रहने लगा। जैसे कि हमारे सामने हम देख रहे हैं किसी को, कोई हमारे देश में आकर रह रहा है तो हम कहेंगे ये आप्रवास है, यानी ये कौन है, बाहर के देश से आकर हमारे देश में रह रहा है। उत्प्रवास क्या है, जो देश छोड़कर जाता है, देश को छोड़कर अन्य देश में रहने वाला व्यक्ति, अन्य देश में रहने वाला व्यक्ति, जो अपनी देश को छोड़कर चला जाएगा उसको हम बोलेंगे उत्प्रवास। अपने देश को छोड़कर जो जाएगा और किसी अन्य देश में जाकर वो रहने लगेगा उसको बोलेंगे हम उत्प्रवास। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या आप डेली यूट्यूब पर जो आपको कम्युनिटी में 5 क्वेश्चन मिलते हैं उनको आप कर रहे हैं, और करने के साथ साथ उनको आपको याद भी करना है, और अपनी जो एक अलग से आप नोट्स बनाते हैं उनमें आपको उन्हें लिखते जाना है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल के बहुत ही नजदीक हैं। और जिसको लग रहा होगा हम स्लो चल रहे हैं, तो आप एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि चाहे स्लो चलें कछुए की तरह, लेकिन रुकना नहीं है। आपको डेली लगातार ऐसी पढ़ाई करते रहनी है, और ये नहीं कि सिर्फ एसएसटी की आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं यही पढ़ें। आपको जैसा कि मैंने बताया है, लाइव सेशन में भी बताया था कि आपको डेली के डेली अपनी जो भी पेडागोजी है एसएसटी की, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हो चुके हैं उनसे आपको रोजाना पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।